हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने मेरा फिजिक्स का वीडियो देखा। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमने किया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उसमें से कुछ लोग ने बताया था सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कर दीजिए। तो चलिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कर देंगे, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए हम टॉपिक वाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग रेंडमली इसमें क्वेश्चन जो भी है टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन है, पर जिस तरह से हमने फिजिक्स में छाटा था टॉपिक में भी सब टॉपिक करके हमने क्वेश्चन को दिया था। तो अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री को, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम बायोलॉजी का भी कर देंगे, लेकिन आप लोग केमिस्ट्री का देखें क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग के पास ये क्वेश्चन ही नहीं है कि टॉपिक वाइज वो केमिस्ट्री का कर पाएँ। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो ये देखिए क्या यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विसमांगी मिश्रण नहीं है। तो बताइए कौन सा जो है वो विसमांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मतलब क्या होता है, समान रूप से मिला हुआ। विसमांगी मतलब उसमें विसमांगी नहीं है। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे जो है विसमांगी मिश्रण नहीं है, ये क्वेश्चन बोला है कि कौन विसमांगी मिश्रण नहीं है। इसमें देखिए दूध जो है विसमांगी मिश्रण है, धुआं भी जो है उसमें विसमांगी मिश्रण है, जेली भी क्या है विसमांगी मिश्रण, लेकिन हवा जो है वो समांगी मिश्रण होता है। तो हवा जो है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हवा होगा। हवा जो है वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है डिस्टेंस, इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हवा जो है वो क्या है, समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जबकि दूध में क्या है, जल, प्रोटीन और वसा जो मिला हुआ है वो विसमांगी। जल का अलग मात्रा होता है, प्रोटीन का अलग होता है, वसा का अलग मात्रा होता है। धुआं तो आप लोग जान ही रहे हैं, जेली भी आप लोग जान ही रहे हैं, वो समांगी मिश्रण नहीं होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है। कौन जो है वो सहायक नहीं है, चौक और पानी के मिश्रण को अलग करना है। मतलब पानी में चौक मिला हुआ है और चौक को अलग करना है, तो सिर्फ सीधा रख देंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, चौक नीचे बैठ जाएगा। तो फिल्ट्रेशन हो सकता है, निस्तारण हो सकता है, अब उधरपातन बताइए तो सब्लिमेशन। ये कपूर वाला जो होता है वो अपने आप क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तन। क्या ये चीज़ इसमें हो सकता है, नहीं। उधरपातन का भी होगा नहीं। उधरपातन में क्या होता है, सीधा सॉलिड, जैसे कपूर उड़ जाता है तो सीधा सॉलिड से वो गैस में होगा, गैस में परिवर्तन होता है। तो ये इसमें काम नहीं करेगा। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं सोचता है कि निस्पंदन क्या है, निस्तारण क्या है, अपसादन क्या है। सीधा टॉपिक पे आना है और सीधा आंसर को टक कट टक लो कट हो गया काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों का समूह है। तो मिश्रण और यौगिक, तो यौगिक कौन होता है जिसका हम लोग फार्मूला लिख पाते हैं, जैसे जल का हम लोग फार्मूला लिख पाते हैं H2O, नमक का लिख सकते हैं NaCl। तो ये सब क्या है, ये सब यौगिक है। तो यहाँ जल आ गया, यहाँ नमक आ गया, यहाँ भी जल आ गया। तो बताइए जहाँ जल और नमक आ गया वो कभी मिश्रण हो सकता है, तो नहीं हो सकता वो मिश्रण। इसका मतलब यहाँ पे मिश्रण कौन होगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये यहाँ पे मिश्रण होगा क्योंकि इसमें लकड़ी, वायु, लड़की नहीं लकड़ी, हाँ वायु और रेत है। हाँ बार बार लकड़ी कड़े कोड़वाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए निष्पावन विधि जो होता है उसी को हम लोग ओसाना आप लोग जानते हो ना, कह रहे ओसादे टोसाना विधि जो होता है वो कह रहा है। तो ओसा करके हम लोग क्या क्या अलग सब कहते हैं। तो पहला क्या, अन्न कण और भूसे का मिश्रण, अन्न कण एवं कंडक का मिश्रण, गीली मिट्टी तथा कंडक का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो आप लोग जान रहे हैं कि गेहूँ में भूसा रहता है, भूसा में गेहूँ रहता है, चावल में भूसा रहता है, चावल में भूसा, भूसा में चावल, ठीक है। ये वाला गाना सुन रहे हैं जी, बोतल में पानी, पानी में बोतल। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। बताइए समुद्री जल है उससे हमको क्या बनाना है, नमक बनाना है। तो कौन सा होगा, आसवन होगा, संघनन होगा, वाष्पन होगा या निस्यंदन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पन होगा, ठीक है। आप लोग भी आंसर सोचिए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पन होगा, क्योंकि वेपर बन करके वाटर उड़ जाएगा और नीचे में नमक क्या होगा, बैठा हुआ रह जाएगा। तो ये होगा आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए बाकी ऑप्शन अगर आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन आप देखिए कि हाँ कौन सा ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है और इससे हो सकता है, बस उसको आप टिक आउट कर दीजिए।
नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, इसलिए बिंदास मारिए आंसर, ठीक है, कभी भी डरिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रकरण है, बताइए। मतलब धान जो है, धान को अलग हमको करना है उसमें से, ठीक है, निवारी जो होता है उसमें से धान को अलग करना है, तो किससे होगा? हस्त चयन से। हाथ से चुनेंगे नहीं, हाथ से तो कंकड़ चुनते हैं चावल में से। थ्रेसिंग कर रहा है, निष्पावन कर रहा है, तो ये ओसाने से तो नहीं होगा। चालन कर रहा है, चालने से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? थ्रेसिंग। थ्रेसर मशीन आप लोग जानते होंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है जी। आप लोग किसान, मतलब गांव से सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, सब लोग गांव में देखते होंगे थ्रेसर चलते रहता है, तो ये क्या होता है? थ्रेसिंग। हो गया आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन फिर है, ये भी रीट में पूछा है 2022 में। सूखे पौधे की डालियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया, अभी जस्ट हम लोग पढ़ें, तो ये क्या होगा? थ्रेसिंग। बी आंसर। सेम क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है? अवसादन मतलब नीचे बैठ जाना, जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगा, हल्का चीज़ ऊपर रहेगा, तो उसको अवसादन विधि कहते हैं। तो बताइए अवसादन विधि से क्या होगा? तो जल में घुलनशील रहेगा तो अवसादन में बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अघुलनशील होना चाहिए, तो अघुलनशील रहना चाहिए और भारी रहना चाहिए, तो भारी और जल में अघुलनशील। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें भारी और अघुलनशील? तो सी में भारी कह रहा है लेकिन घुलनशील कह रहा है, लेकिन डी में क्या कह रहा है? भारी और अघुलनशील, इसलिए क्या होगा आंसर? डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे। देखिए सीटेट में कोई भी रटने वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, जो भी रटने वाला क्वेश्चन है वो स्टेट लेवल में पूछेगा। सीटेट में सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कोई भी रटने वाला क्वेश्चन सीटेट में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्षा के उपरांत अशुद्धियां एवं निलंबन कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? बताइए। जो धूल कण होता है वायुमंडल में, ठीक है, जो भी धूल कण होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वर्षा से क्या होता है? आकाश साफ दिखने लगता है। तो क्यों साफ दिखने लगता है? क्योंकि जो भी धूल कण है वो वर्षा की बूंदों के साथ नीचे आकर के बैठ जाता है। तो वो कौन सा होगा? देखिए अवसादन तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, संघनन भी नहीं होगा, आसवन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? लोडिंग। मतलब जब होता है जल के बूंदों में वो अशुद्धियाँ मिल जाती है, तो लोड बढ़ जा करके वो क्या होता है? नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? तो लोडिंग आंसर होगा। आप लोग भी सोचिए क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? लोडिंग। बी आंसर होगा, भारण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? देखिए नहीं जरूर पढ़िए, क्वेश्चन में जो है सीटेट का क्वेश्चन में नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जल्दी में क्या होता है नहीं वर्ड को सब लोग नहीं देख पाते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन इससे गलत होता है। तो कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए उबाल करके तो अलग कर सकते हैं, नमक में से नमक, समुद्री नमक को अलग करते हैं, तो वाष्पन से समुद्र का नमक हमको मिल जाता है, तो उबालना तो सही है, निस्तारण भी सही है, निस्यंदन भी हो, फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, छान के भी अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आसवन नहीं होगा। आसवन क्या होता है? डिस्टिलेशन। आसवन विधि आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है? गैस बनाते हैं, फिर गैस को क्या करते हैं? ठंडा करके हम लोग लिक्विड बनाते हैं, तो उस तरह से करने से हम लोग को नमक नहीं मिलेगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है, ये विधि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? आसवन। ए नंबर क्या है? ये गलत है यहाँ पे, तो ये ए नहीं होगा, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग जो समझ सकते हैं, इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। ये सब फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। क्या होता है जब हम लोग वॉशिंग मशीन, आप लोग समझ लीजिए, वॉशिंग मशीन में हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है? वो घूमता है और फिर उसमें फोर्स बाहर की ओर लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे पहले कह रहा है कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़ों से पानी को अलग करना। देखिए वहाँ पे क्या होता है? ड्रायर होता है कि नहीं वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में ड्रायर में जब हम लोग कपड़ा को डालते हैं तो वो बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत तेज़ी से घूम करके क्या होता है? उसमें से पानी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है, तो पानी, कपड़ा तो बाहर जाएगा नहीं, वाटर का लिक्विड बाहर जा सकता है, तो वो वाटर का लिक्विड बाहर निकल के आ जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दूध से मक्खन पृथक करना, हाँ ये भी दूध से मक्खन हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो दूध से मक्खन अलग होता है, तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है। यहाँ पे सी में कह रहा है खाद्य पदार्थों को मिलावट से अलग करना, फिर प्रयोगशाला में निदान सूचक परीक्षणों में। तो देखिए सी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बताइए सी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है। डी आप अगर मान लीजिए कि नहीं जानते हैं, तो सी तो जान रहे हैं, खाद्य पदार्थों को मिलावट से अलग करना। बताइए खाद्य पदार्थ से मिलावट के हम लोग गेहूँ में अगर कुछ मिला हुआ है, मतलब कंकड़ पत्थर मिला हुआ है, तो क्या हम लोग इसे करेंगे, उसको खूब घुमाएंगे तो अलग हो जाएगा पत्थर? नहीं होगा। तो सी नंबर ऑप्शन हम लोग सीधा मारेंगे जी, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, नहीं बोला है, नहीं।
समझे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समूह को निरूपित करता है। ये भी आपका सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है, वायु, चीनी, दूध, CO2 और समुद्र का पानी। तो देखिए CO2 जैसे ही आ गया जिसमें हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, तो वो तो कभी मिश्रण होगा नहीं, वो क्या होगा, यौगिक होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये यौगिक हो गया, CO2 खत्म हो गया। सी ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पे CO2 खत्म हो गया। डी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, चीनी। तो चीनी का भी क्या होता है, फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं समुद्र का पानी, तो इसमें होता है मृदा हो गया, सामुन का झाग हो गया, दूध हो गया, वायु हो गया। तो ये सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये मिश्रणों का समुच्च है। बाकी सब में एक यौगिक मिला हुआ है, इसलिए वो पूरी तरह से मिश्रण का समुच्च नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं जैसे कपूर। तो ये क्या होगा, उदरपातन। तो ए नंबर ऑप्शन होगा उदरपातन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उदरपातन का गुण पाया जाता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड, नमक में तो होगा नहीं, कैल्शियम क्लोराइड में भी नहीं होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है आंसर, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए नौसादर इसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर बोलते हैं। कपूर हो गया, एथरासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ये सब में उदरपातन का गुण पाया जाता है, जो ठोस से सीधे क्या होता है, गैस में, बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी को उदरपातन विधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। ठीक है, अशुद्धियाँ वहाँ पे घुला हुआ है, उसको क्या करना है, अलग करने की प्रक्रिया को, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को। तो जल में से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या होगा, लोडिंग तो होगा नहीं, ये तो वर्षा में होता है। अनलोडिंग, ये क्या ट्रक में से अनलोडिंग करना है जी, अजीब हालत है भाई। आसवन है, अलवणीकरण है, तो अलवणीकरण भी नहीं होगा, वो तो वो वाष्पन में से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आसवन होगा, डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसमें से अशुद्धियों को, प्योर वाटर हम लोग को लेना है तो डिस्टिलेशन कर देंगे, डिस्टिल वाटर। ओह हो, डिस्टिल वाटर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे से भरी वायु और ब्रास मतलब पीतल। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन युक्त नमक जो है वो विषमांगी मिश्रण है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा। बाकी स्टील है तो वो तो मिक्स करके होता है, गुब्बारे में भरी वायु भी वो क्या है, यौगिक है, ब्रास भी क्या है, वो मिला हुआ है। तो यहाँ पे मतलब विषमांगी मतलब समान रूप से नहीं मिला हुआ कौन है, आयोडीन युक्त नमक। मतलब उसमें आयोडीन थोड़ा मात्रा मिलाया जाता है ना, नमक का मात्रा वो ज़्यादा होता है। हम लोग को थोड़ा केमिस्ट्री का वीडियो बनाना चाहिए था पहले ही, लेकिन क्या करें, हम भी छुट्टी में चले गए थे घूमने सुंदरवन कोलकाता, फिर इधर उधर थोड़ा सा बिजी हो गए भाई, इसलिए हम थोड़ा लेट से ही बना रहे हैं। लेकिन आप लोग को अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा वीडियो, अभी है कुछ दिन टाइम। ठीक है, सॉरी लेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो इसमें से कौन जो है वो यौगिक है वो पूछ रहा है। तो पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध और ग्लूकोज। तो इसमें से कौन जो है वो यौगिक है। तो पेट्रोलियम तो नहीं होगा, मिट्टी का तेल भी नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो क्या है, यौगिक है, C6H12 और 6। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है। ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, दूध है, शहद है, एल्कोहल है और तेल है। तो दूध तो अरे यार खूब पानी मिला के दूध बेचते हो एल्कोहल में खूब मिला के पीता है पानी। हाँ, सम्मा में और भी क्या है, तेल है और शहद है। तेल में ना मिलेगा भाई पानी, ये क्या होगा, डी। ये तब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी और परमाणु संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि अब टाइम नहीं है इसलिए हम बड़ा बड़ा वीडियो बना करके एक ही में कर दे रहे हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वो CG टेट में पूछा हुआ है। हम CG टेट वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं भाई, इसका क्वेश्चन थोड़ा फालतू रहता है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन को नहीं करते हैं। ये पूछता भी नहीं छत्तीसगढ़ टेट का, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु में स्थिर कक्षा की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। मतलब कक्षा स्थिर होता है, ये कौन बोला था। तो रदरफोर्ड, डाल्टन, नील्स बोर और J.J. थॉमसन। तो ये कौन बोला था, सोच कर बताइए आप लोग। लास्ट हो रहा, आप लोग तो जरूर तैयारी किए होंगे। तो कौन होगा, नील्स बोर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए बहुत सारा स्टेट लेवल में जो है वो उटपटांग क्वेश्चन पूछा है, वो सीटेट में पूछता नहीं है, तो बस स्टेट लेवल का वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो सीटेट में पूछा जा सकता है। तो एल्युमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, तो बताइए एल्युमिनियम 3+ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसमें, आप लोग सोच कर बताइए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो पहले एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो ये चिली बेबी सी नौफने ये सब याद कीजिएगा तो हो जाएगा आपको याद, अब उतना हम बताएंगे नहीं। तो 13 होता है, 3 इसमें से चला गया तो 10 बचा, 10 बचा तो 2 और 8 भी हो गया। वो होता है ए चिली बेबी सी नॉफ ने ना मैग ऑलसीपी SCLAR केक का, वो सब होता है, तो आप लोग याद किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रोमीन माइनस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छत्तीसगढ़ टेट में पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें रटने का कोई चीज़ नहीं है। देखिए ब्रोमीन क्या है, माइनस है, माइनस इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, और ये जो 35 है, ये 35 क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 35 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, ए और डी में 35 है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वो कहीं से ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 36, क्योंकि न्यूट्रल रहता है तो 35 इलेक्ट्रॉन 35 प्रोटॉन होता। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 80 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 26 का क्या होगा, ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो किस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, तो 2n से निकालते हैं, 2n+1 से, n से, या 2n² से। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग, तैयारी आप लोग किए हैं भाई, तो बी होगा 2n², ठीक है, 2n² होगा, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 288 होता है ना, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n बराबर जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 दिए 9, 2 8 18 हो जाएगा, तो फिर 18 हो जाएगा। KLM होता है ना, KLMN ये सब होता है, तो इस तरह से निकलता है, तो आप लोग ध्यान में दीजिए, 2n² होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, राजस्थान टेट 2012 में का पूछा हुआ है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। देखिए तत्व दिया हुआ है तो उदासीन ही होगा, माइनस प्लस दिया नहीं है तो उदासीन है, तो इसका मतलब क्या होगा, 98 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर 98 वहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। 98 है तो 98 इलेक्ट्रॉन 98 प्रोटॉन होगा, और 251 में से 98 को घटा दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो यहाँ पे घटाइए, कौन होगा, तो 8 3 11, यहाँ पे 153 वाला आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। भी देखिए राजस्थान टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूमते रहता है, तो उसका परमाणु क्रमांक किससे होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक, ये नहीं सॉरी परमाणु क्रमांक, वो तो द्रव्यमान निकालते हैं, तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़कर हम लोग द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। तो सी नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो किसका खोज किया गया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, तो नाभिक का खोज किया गया था। तो यहाँ परमाणु का नाभिक का खोज किया गया था, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। बताइए चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो क्या निर्धारित करती है, यूपी टेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, चुंबकीय क्वांटम इसमें कक्षकों का अभिविन्यास का यहाँ पे करती है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी, तो मैडम क्यूरी, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी। देखिए ये सब तरह का रटने वाला क्वेश्चन अभी तक एक भी सीटेट में नहीं पूछा है, मतलब ये सबसे सीटेट में नहीं पूछता है, ये देखिए स्टेट लेवल में ही सारा क्वेश्चन पूछ रहा है अभी तक। चलिए अब हम लोग तीसरा टॉपिक पे आ रहे हैं, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। तो पोटेशियम तत्व का प्रतीक यहाँ पे क्या है, तो सब लोग जानते हैं के होता है। तो के हो गया पोटेशियम, कितना आसान, ये देखिए सीटेट में नहीं पूछा है, राजस्थान टेट में पूछा है। ये सब देखिए और भी क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता ये सबसे, तो ये सब सीटेट में नहीं पूछा, ये सब यूपी सुपर टेट ये सब में पूछा गया है। तो ये सब बीपीएससी के लिए सही है, सीटेट के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो उस समय हम करवाएंगे,
ये सब क्वेश्चन को, तो इसलिए इसे छोड़ दीजिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सा है। तो सबसे कम गलनांक वाला धातु यहाँ पे कौन है, तो गैलियम। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सीटेट में पूछा ही नहीं है ये सबसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है Sb जो है वो किस तत्व का प्रतीक है। तो एंटीमनी होता है, Sb मतलब क्या होता है, एंटीमनी। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं क्योंकि ये सीटेट में नहीं पूछा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आवाज़ सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं एक वर्ग में तो क्या होता है। ये देखिए सीटेट में पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन किसमें पूछा, ये भी यूपी टेट में पूछा है। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर कक्षा की संख्या बढ़ते जाता है। पहला में एक कक्षा होता है, फिर दूसरा वर्ग में जाएंगे तो 2 कक्षा हो जाएगा, तीसरा वर्ग में जाएंगे तो 3 कक्षा हो जाएगा, चौथा में जाएंगे तो फिर 4 कक्षा हो जाएगा। तो कक्षा की संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या होता है, कमी आती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने का जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि नाभिक से उसका दूरी बढ़ते जाता है। तो ये भी सही है। परमाणु त्रिज्या में ये तो हो ही रहा है, वृद्धि हो ही रहा है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रक्रिया को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये भी सही है। तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तीनों होगा, ए बी सी तीनों होगा। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। तो देखिए तत्व का जो ब्लॉक होता है वो किससे पता चलता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये डी ब्लॉक से होगा। अब आवर्त पूछ रहा है कि कौन सा आवर्त में होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, 1 2 3 और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा दिखता है तो 4th, तो ये चतुर्थ आवर्त में होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मान लिया आ गया, तो इसमें भी रटने का कोई चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को करवा दिए। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अंतिम देखिए किस में जा रहा है और देखिए सबसे ज़्यादा कौन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का संकेत, ये क्या है सिंबल। तो टंगस्टन का यहाँ पे सिंबल क्या होता है, तो W, यहाँ पे W होता है। टंगस्टन का सिंबल जो होता है वो W होता है। ये भी राजस्थान टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये A होगा, W। चलिए अगला क्वेश्चन है रासायनिक आबंधन एवं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन सीटेट में पूछा है, फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए ये भी है आपका किस में पूछा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ टेट का पूछा हुआ है, तो हम नहीं कराएंगे। और ये थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन हमको दिख रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए हमको बहुत देर के बाद एक सीटेट का क्वेश्चन मिला है, जो सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी सब स्टेट लेवल का ही क्वेश्चन मिल रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या रहा, रासायनिक अभिक्रिया A+B से C बना। A+B को रासायनिक अभिक्रिया करे तो C बना। तो A, B और C की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या सकते हैं कि फिक्स है कि वही चीज़ होगा। तो कह रहा है A और B तत्व है और C एक यौगिक है। तो हो सकता है ऐसा भी कि A और B तत्व हो सकता है और C क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। पर आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, A और B यौगिक है और C एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। नहीं, तो मिश्रण तो नहीं बनेगा, 2 यौगिक मिलने से एक मिश्रण, ये गलत है। रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया मतलब रिएक्शन हो रहा है और मिश्रण रिएक्शन से नहीं बनता है। A और B यौगिक और तत्व हो सकते हैं, ठीक है, और C एक तत्व है। बताइए A और B अगर यौगिक है और C एक तत्व मिलेगा तो ये भी नहीं हो सकता है। डी में कर A और B तत्व या यौगिक हैं और C एक यौगिक है। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अनुसार लग रहा है डी नंबर होगा, क्योंकि A और B दोनों क्या होगा, तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं और C तो एक यौगिक होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए Na+Cl, तो दोनों मिलकर के क्या बना है, NaCl। तो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों Na और Cl दोनों तत्व था और यहाँ क्या बना, यौगिक बना। तो ये तत्व हो सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि H2+SO4 हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, H2SO4। या फिर और भी तरह का उदाहरण हो सकता है कोई अभिक्रिया वाला, H2+O2, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे 2 यौगिक मिल करके भी क्या हो सकता है, वो बन सकता है, यौगिक बना सकता है। 2 तत्व भी मिल करके यौगिक बना सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, H2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया, H2 भी तत्व और O2 भी तत्व है और H2O यौगिक बना। यहाँ पे Ca और यौगिक है, 2 यौगिक से यौगिक बना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूधिया मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। दूधिया मैग्नीशियम हम लोग लेंगे तो वो अति अम्लता है, तो उसका उपचार करने में अच्छा सहायक होता है। इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे कि ये चीज़ हो पाता है। तो कह रहा है डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। फिर सेकंड में यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल एक कल विस्थापन अभिक्रिया का। सी में कर रहा है द्विविस्थापन और उदासीकरण अभिक्रिया दोनों का, न द्विविस्थापन न ही उदासीकरण। देखिए यहाँ पर अगर हमको एसिडिटी हो गया और उसमें हमको रिलैक्स दे रहा है मैग्नीशियम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है, तो इसका मतलब है कि हमको वो न्यूट्रल कर रहा है, न्यूट्रल जरूर कर रहा है, तभी हमको राहत मिल रहा है। एसिडिटी बढ़ गया, उसको न्यूट्रल करेगा तो हमको राहत मिलेगा, तो उदासीकरण तो होगा ही होगा। तो ये हमको सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दूधिया मैग्नीशियम यहाँ पे होता है, तो ये हम लोग जैसे इनो हम लोग पीते हैं ना, तो इनो पीते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, राहत मिलता है, तो उस तरह का यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इनो को हम लोग घोरते हैं तो दूध जैसा वो दिखता है कि नहीं थोड़ा सा, तो ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, कोई धातु है उसको हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए, धातु को जब हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो एक गैस उत्पन्न होती है, निम्नलिखित से कौन सा? ये भी सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसमें गंध तीखी होती है, यह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, या अमोनिया के विलयन के साथ घना श्वेत धुआं देती है। जब कोई धातु धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर चूना जो है वो धातु तो है नहीं, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ये सब भी नहीं होगा। अमोनिया के विलयन को घना श्वेत धुआं देती है, ये सब नहीं होगा। एक तीखी होती है, गंध तीखी होती है, बी हो सकता है। और फिर यहाँ पे बी सी क्या कर रहा है, एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न के साथ जलती है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, H2 वहाँ पे गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे निकलता है, तो पॉप की ध्वनि के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, रिएक्शन भी दिया है, यहाँ पर H2 गैस क्या होता है, बाहर निकलता है, तो कॉपर को हम लोग H2SO4 से करते हैं, जैसे बैटरी में होता है, बैटरी में होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, जो बताइए कि ये सब कभी सीटेट में पूछेगा, ये सब क्या है, यूपी टेट है, तो क्यों हम लोग ये सब क्वेश्चन को करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को नहीं करना है, जो बहुत ज़्यादा है। देखिए ये सब हम लोग क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, ये सब क्या है, सुपर टेट का अगर हम लोग ये तैयारी BPSC का तैयारी करेंगे तो उसमें हम लोग कर लेंगे, अभी इसके नहीं करेंगे। चलिए अगला सीटेट का क्वेश्चन है, लिखित में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? ये देखिए नहीं होगा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन, ये पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोलिक अम्ल का, तो मैग्नीशियम और HCl का हम लोग कर रहे हैं। तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं हो कर रहे हैं। सल्फर और पाउडर और तनु हाइड्रोलिक अम्ल का कर रहे हैं। एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोलिक अम्ल का कर रहे हैं। तो बताइए, हमको तो लग रहा है सल्फर वाला में नहीं होना चाहिए। आप सोचकर बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग भी सोचिए। ये तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, अगर आप लोग सोचे हुए तो सही है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या दे रहा है, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, मतलब बी और सी का रहा है। ये बी और सी ये नहीं होगा, ये दोनों में H2 नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम है, इसमें HCl से किया तो H2 निकला, एल्युमिनियम में HCl से किया तो भी H2 निकला। तो इसमें निकला कॉपर में, और कॉपर के साथ नहीं निकला, H2SO4 होता है तब निकलता, और सल्फर के साथ नहीं निकला, तो बी और सी यहाँ पे ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीटेट 2021 का पूछा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा में नींबू के रस मिलाने पर बुलबुले निकलते हैं। बेकिंग सोडा में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला निकलते हैं। तो ये जो बुलबुला से गैस निकलता है वो कौन सा गैस है? ठीक है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए आप लोग? तो यहाँ पे सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। क्या क्या पहलुओं को देखिए? फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंस, हम लोग कोई रिएक्शन किए और फिजिकल स्टेट देखना है कि उसका भौतिक अवस्था परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या को देखिए, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या देखिए, प्रत्येक पदार्थ के सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों की मान। तो उपयुक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया के होने के पूर्व और उपरांत एक समान, मतलब रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद क्या सेम रहता है, चेंज नहीं होता है? तो बताइए, भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो परिवर्तन होगा ही होगा। H2 और O2 गैस है और H2O पानी बन गया, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। सभी पदार्थ के अणुओं की संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा, अणु का भी संख्या बराबर नहीं होगा। H2 और O2, वहाँ पर H2 तो अणु नहीं है, H2O बन गया, वहाँ पे O2 नहीं है, तो यहाँ पे ये भी अणुओं की संख्या बराबर। सभी पदार्थों में परमाणुओं की संख्या बैलेंस, हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि वो परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो। अब जब परमाणु की संख्या समान होगा तो डी ऑप्शन में क्या कर रहा है, सभी पदार्थों में के
परमाणुओं के द्रव्यमान, तो परमाणु सेम है तो परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा, सेम होगा। जितना रिएक्शन के पहले परमाणु है उतना रिएक्शन के बाद परमाणु है, तो द्रव्यमान भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे सी और डी होगा, तो सी और डी किस में दे रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन में दे रहा है सी और डी। तो देखिए सीटेट में कितना अच्छा ये सोचने वाला क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो हमको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ये यूपी टेट में पूछा गया है, फिर इधर ये सब यूपी टेट का है, असम टेट का है, छत्तीसगढ़ टेट का है, हरियाणा टेट का है। ये सब पूछने लायक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको नहीं करा रहे हैं। चलिए ये देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, ये हमको सीटेट में पूछने लायक क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि राजस्थान टेट में पूछा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, PbO प्लस कार्बन, यहाँ पे 2Pb प्लस CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, अपचयन और उपचयन आप लोग समझ सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन को अलग होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, PbO है तो Pb से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये एक ऑप्शन में कह रहा है सीसा का अपचयित हो रहा है। फिर बी में कह रहा है कार्बन का उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। फिर कार्बन अपचयित हो रहा है, तो ये गलत है। तो ये क्या होगा, 1 और 2 सही होगा। तो 1 और 2 सही होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2 सही है। तो ये सीटेट में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। क्लोरीन गैस के साथ हम लोग बुझा हुआ चूना का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, विरंजक चूर्ण बनता है, ये ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर CaOH का होल 2 है, इसको Cl2 से अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, तो ये विरंजक चूर्ण। तो ये भी आपका रटने वाला ही क्वेश्चन है, तो राजस्थान टेट में पूछा हुआ है। चलिए ये भी देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला है, तो ये कर सकते हैं हम लोग। किसी तत्व X जिसकी संयोजकता 3 और 5 है, X की संयोजकता 3 भी है और क्या है, 5 भी है, तो दोनों स्थितियों में सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, तो उसके सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, तो सल्फर का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे इसका संयोजकता उस पर चला जाता है, रिवर्स होता है कि नहीं, तो बताइए X S है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, X 3 हो गया है तो ये 3 तो नहीं होगा, S का 3 नहीं होता है तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डी नंबर ऑप्शन होगा, X2 और ये होगा, क्योंकि 2 होगा सल्फर का, एक बार 3 और एक बार 5, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से रिवर्स हो जाता है। चलिए बहुत देर के बाद हमको सीटेट का क्वेश्चन मिला, कह रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा रहे हैं, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे के कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यह एक किस तरह का उदाहरण है कि उस पर एक भूरी परत जम जाती है, तो ये किस तरह का उदाहरण है, तो लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पर पड़ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो विघटन अभिक्रिया हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग सोच कर बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो रिएक्शन तो ज़रूर हो यहाँ पे, तो हमको अनुसार सी ऑप्शन लग रहा है। ये आंसर भी यहाँ पे क्या दिया है, सी दिया है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने नहीं चूने कि क्या करें जी, जल्दी जल्दी में हो जाता है, आप लोग भी अभी बहुत प्रेशर में होंगे, हम तो कुछ नहीं है, आप लोग बहुत प्रेशर में होंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजारते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन खाली जगह के कारण दिखाई देता है, किसके कारण दूधियापन दिखाई देता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजारते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, फूकते हैं, तो फूकने से क्या होता है, आप लोग देखिए चूना पानी है उसमें जाके फूकिए तो क्या होगा, दूधिया हो जाएगा। तो क्यों हो जाता है, तो विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण चूने के पानी के कारण दूध का थक्का चूने के पानी में उपस्थित अब द्रव्य गंदगी अविलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए तांबे की छीलन को, बड़ी छीलता है यार तू, बात बड़ी करता है, बहुत छीलता है। तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। तो बताइए तांबा को हम लोग क्या करें, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस हमको मिलेगा, तो SO2 या SO3 ही तो मिलना चाहिए। देखिए क्या देता है, तो हाँ, तो SO2 यहाँ पर
दे रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर यूपी टेट में पूछा गया है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उदाहरणों में से चुनिए जो संभव है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्युमिनियम Al2SO4 एक्वस प्लस Cu है, FeSO4 एक्वस प्लस Zn है, CuSO4 एक्वस प्लस Fe है, Al2SO4 एक्वस प्लस Zn है। तो कौन सा अभिक्रिया यहाँ पे हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इससे जैसे जो पहले वाला उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील कॉपर है, ये देखना पड़ेगा। फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील फेरस है, तो हो सकता है। तो यहाँ पे अभिक्रियाशीलता का सीरीज आपको देखना पड़ेगा। तो हम आपको अभिक्रियाशीलता का सीरीज आपको दिखा देंगे क्या होता है, उसको थोड़ा सा याद करना होगा, तब जा कर के आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, बी और सी होगा। ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या होगा, फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है। जिंक जो है वो फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। और कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, फेरस है। तो ये होगा आपका। ये देखिए अभिक्रियाशीलता का यहाँ पे दिया गया सीरीज, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई ट्रिक आप लोग ये सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको ट्रिक अभिक्रियाशीलता। देखिए हम एक्चुअल में फिजिक्स के टीचर हैं, अब 9-10 से रिलेटेड केमिस्ट्री है तो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हम ये केमिस्ट्री का पूरा आपको हम पढ़ते थे उस समय सारा याद था, इसका भी ट्रिक हमको याद था, ठीक है। अब ये हमको यहाँ पे ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम ये दिया हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, फिर यहाँ पे ये क्या है, फेरस यहाँ पे दिया गया, और फिर यहाँ पे जिंक दिया गया। तो देखिए तो जिंक क्या है, फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और फेरस जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया, जिंक जो है वो फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और कॉपर जो है वो फेरस से, ये फेरस जो है कॉपर से, क्योंकि नीचे कम रहा है ऊपर ज़्यादा है अभिक्रियाशीलता, इसलिए वैसा हुआ था। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब आगे क्या है, अणु परमाणु तथा मोल संक्रमण है। तो आधा घंटा का वीडियो 36 मिनट का हो गया है। अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, देखते हैं। अब आप लोग इतना कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखिए 70 क्वेश्चन हम करवा दिए ना आज। आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करना है। दिखाते हैं आपको कितना क्वेश्चन है केमिस्ट्री में टोटल। देखिए लगभग यहाँ पर क्या है, 346 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 346 क्वेश्चन है आपका टोटल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोलॉजी है। तो यहाँ पे बायोलॉजी है, तो लगभग हम अगर 100 क्वेश्चन भी एक दिन में कराते हैं, या ठीक है मतलब आज 70 क्वेश्चन कराएं, कल थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे। तो यहाँ पे आपका मतलब 4 से 5 दिन में हम आपका 4 दिन में हम आपका केमिस्ट्री का पूरा करवा देंगे, फिर बायोलॉजी का करवा देंगे। आज कितना तारीख हो गया, आज 16 तारीख हो गया। तो 2-3 दिन तो टाइम ही है आपके पास। चलिए देखते हैं जो भी होता है, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो के आधा घंटा आप टाइम निकाल के देख लीजिए, आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हम और भी वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, जल्दी से ही बनाएंगे।